गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक का तीसरा चैप्टर देखेंगे, वर्तनी और वर्ण संयोग। क्या होता है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ क्यों हो जाती हैं, इसके बारे में जानेंगे। कैसे दिक्कत आती है, हम लोग शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, क्या ऐसा सुन नहीं पाते हैं या हमने शब्दों को शुद्ध देखा सुना नहीं है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको हम कैसे ठीक करें। आइए अपना पाठ आप प्रारंभ करते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि यदि अगर हम कोई भी व्यंजन शब्द बोले, कोई भी व्यंजन स्वरों को छोड़कर, सब आपको हमने वर्णमाला में बताया है कि व्यंजन और स्वर वर्ण के दो भेद हैं। उसके बाद स्वरों की भी अपनी परिभाषाएं बताई हैं, व्यंजन की भी अपनी परिभाषाएं बताई हैं। उसी के आगे चलते हुए आपको वर्णमाला भी बताई, पूरी सिखाई गई। कावर चवर टवर आ से अंग तक, और अंग और आ जो अयोग वाह हैं, आ से अव तक के स्वर हैं, मात्राएं 10 होती हैं। इस तरीके से आपको सारा वर्णमाला का परिचय दिया गया। उसी आधार पर अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो वर्तनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं किसी भी प्रकार का, तो वह हमेशा शुद्ध ही, उनमें व्यंजनों में का, कोई भी व्यंजन आप बोल दीजिए, का, खा, ग, चा, कोई भी व्यंजन बोलिए, सभी में एक कॉमन शब्द की जो आता है वो है आ शब्द प्रत्येक व्यंजन के स्वर से निकलता है जब आप उसे उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है आम, तो आम का अगर वर्ण विच्छेद करें तो आ धन मा धन आ, म, ये मां नहीं है, म, क्योंकि आ नहीं है, इसीलिए इस पर हलंत भी लगा है। आप देखिए वहां पर हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब है वो वर्ण आधा है। आप माँ बोले, ला बोले, कोई भी व्यंजन बोले, उनमें आ ध्वनि निकलती ही है। देखिए लकड़ी लिखा है, तो लकड़ी का जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो ल अ क री ई, लकड़ी। तो इन सभी में देखिए ला व्यंजन है, आ निकल रहा है, का व्यंजन है, आ निकल रहा है, ला व्यंजन और आ की ध्वनि निकल रही है। आगे देखते हैं। अब हम जो वर्तनी संबंधी हमारे नियम हैं उनमें से जो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे नियम हैं वर्तनी से संबंधित, लेकिन हम उतने ही नियम पढ़ेंगे जितने नियम हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। तो जो पहला नियम हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है वो है व्यंजन का व्यंजन से संयोग, यानी दो व्यंजनों का मेल, आपसी परस्पर मेल। क्या है, देखिए लिखा है जब हम व्यंजन मिलते हैं तो हमने आपको बताया आ की ध्वनि निकलती है। जब स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मिलता है तब कुछ नियमों के अनुसार उसका वर्ण संयोग होता है। जैसे गा, मान लीजिए गा है, गा एक स्वर्ण रहित शब्द है, ठीक है। गा स्वर में, इसमें स्वर होता है गा में, ठीक है। जब गा में स्वर है और अगर इसमें स्वर हटा दें, जैसे ग, तो आधा ही गा बचता है। जो आधा गा बचता है उसे हम इस तरीके से लिखते हैं। आधा का हमारा इस तरीके से लिखा जाता है जब हम इन्हें किसी व्यंजन युक्त, जो व्यंजन में स्वर निकल रहा हो, उस स्वर के आगे लिखते हैं तो वो पहला वर्ण आधा लिखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्वाला, गा इस तरीके से लिखा जाता है। और जो हमारा अधूरा शब्द है, जब हम किसी व्यंजन जिसमें कि आ की ध्वनि निकल रही हो, संपूर्ण व्यंजन हो, उसके आगे जब हम स्वर रहित व्यंजन लिखते हैं जो कि गा, वो आधा ही लिखते हैं। व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से मिलकर बनता है, आपको वर्णमाला में बताया गया है। एक बार फिर से देख रहे हैं परिभाषा।
समझ लें, जब स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित, देखिए गा है, गा में जब आप बोलते तो आ निकलता है, बात कही गई है स्वर रहित, ग आ नहीं निकलेगा, सिर्फ ग। आप आधे शब्द में रुक जाता है आपका कंठ और हलंत लगा हुआ है यहाँ पर गा के नीचे, इसका मतलब ये अधूरा शब्द है जिसको आधा गा हम किस तरीके से लिखते हैं, सभी को पता है ना आधा गा कैसे लिखते हैं, वही आधा गा लिखा है। और आगे का नियम देखें कि दूसरे स्वर युक्त व्यंजन से मिलता है, जिसमें स्वर हो, गा आधा है जिसमें व्यंजन है लेकिन स्वर नहीं है, वही वा बोल रहे हैं तो इसमें व्यंजन और स्वर दोनों है, व आधा वा नहीं है ये पूरा, यहाँ हलंत नहीं है, पूरा वा है, वा वाला, ठीक है, तो आधा का नियम समझ रहे हैं। आगे देखते हैं अगला, तब कुछ नियमों के अनुसार उनका वर्ण संयोग होता है, जैसे ग आधा वाला, यानी हम कह सकते हैं कि किसी कोई ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर नहीं होता, उसके आधार पर जब हम उसे किसी स्वर युक्त व्यंजन के आगे लिखते हैं तो वह व्यंजन जो पहला है जिसमें स्वर नहीं हुआ आधा लिखा जाता है। आगे का देखते हैं, अगला क्या है, हाँ एक बात और, आधे व्यंजन कई प्रकार से लिखे जाते हैं, आधे व्यंजन जो होते हैं वो कई प्रकार से लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम व्यंजन देखते हैं खड़ी पाई वाले। अच्छा, खड़ी पाई के व्यंजन क्या होते हैं वो देख लेते हैं जरा। जैसे मान लीजिए हमें ला लिखना है, तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो हम लाइन खींचते हैं इसे हम खड़ी पाई कहते हैं, ये हमारा खड़ी पाई है। इसे हम नाम देते हैं खड़ी पाई का। बहुत से अक्षर बनते हैं, ता बन जाता है खड़ी पाई से ही, ठीक है, धा बनता है खड़ी पाई से, ना खड़ी पाई से, गा खड़ी पाई, घा खड़ी पाई, लगभग अधिकतर अक्षरों में खड़ी पाई होती है। तो हम देखेंगे, अब सीखेंगे कि जिन अक्षरों में खड़ी पाई होती है उनको आधा कैसा लिखते हैं। जिन स्वरों में खड़ी पाई होती है, देखिए हमने यहाँ पर सिंबल बना दिया है कि जिन अक्षरों में या जिन स्वरों में खड़ी पाई होती है उनमें स्वरों का लोप अथवा आधा लिखने के लिए पाई हटा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है अल, देखिए अल को हम कैसे लिखते हैं, ला आपको सभी को पता है कि ला में पहले खड़ी पाई फिर ला, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही तो लिखते हैं ला। लेकिन जब खड़ी पाई है और आधा लिखना है तो हम खड़ी पाई को हटा देते हैं और हमने शब्द बनाया अल। इसी तरह आगे देख लेते हैं, अगला शब्द है ज्वर। ज्वर हम कैसे जा कैसे बनाते थे, खड़ी पाई और जा, लेकिन जब आधा करने की बात आई कि आधा शब्द लिखना है तो हमने खड़ी पाई हटा दी, आधा जा। बस्ता, सा इस तरीके से बनता है, लेकिन जब हमें बस्ता लिखना हुआ तो हमने खड़ी पाई यानी सा आधा लिखना हुआ तो खड़ी पाई हटा दी। पा भी इसी तरह से, और जो उदाहरण आपने पढ़े हैं। आइए आगे देखते हैं अब हम लोग। जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती उन्हें लिखकर उनके नीचे या तो हलंत का चिन्ह लगा देते हैं या अगले व्यंजन को उनकी शिरोरेखा हटाकर पहले वर्ण के नीचे लिख देते हैं। हमने आपको अभी बताया था इससे पहले, जिनमें खड़ी पाई होती है उनमें कैसे लिखते हैं उन्हें अब बताया है। भाई जिनमें खड़ी पाई होती है तो उसमें क्या करते थे, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटा देते थे। जैसे ला पा खड़ी पाई हट जाती थी, खड़ी पाई आपको बताई है ना, एक डंडा होता था शिरोरेखा, इसका नाम है शिरोरेखा, और ये पाई, याद रखें शिरोरेखा और ये पाई, इसे हम कहते हैं खड़ी पाई। ये जो ऊपर लाइन है इसको कहते हैं शिरोरेखा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब कोई वर्ण हम
खड़ी पाई जिसमें होती है उसे आधा लिखते हैं, तो खड़ी पाई हटा देते हैं, जैसे अल, अदिला, ज्वर, अदिजा, इस तरीके से। और उदाहरण थे। अगला जो अब हमारा अगला नियम है उस पे हम देखेंगे कि जिनमें खड़ी पाई नहीं होती उनको आधा लिखते समय या तो उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं, या जो वर्ण आधा है उसके आगे जो वर्ण आया है, ठीक, उसके जो आगे वर्ण है उस वर्ण के नीचे शिरोरेखा हटाकर हम वो वर्ण लिख देते हैं। देखिए जैसे कि बताते हैं हम, लिखा है द्वार, द्वार, द, द्व, आधी दा निकल रही है ना, तो दा के नीचे हलंत है। ये जो तेज का चिन्ह देख रहे हैं छोटी सी लाइन, ये क्या है? हलंत है। द्वार, लड्डू, 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 आधी दा निकल रही है ना, तो दा के नीचे हलंत। मिट्टी, आधी टा फिर पूरी टा, तो हमने पूरी टा लिख के उसके नीचे हलंत लगाया हुआ है। ये देखिए छोटा सा दिख रहा होगा। लट्टू, लट्टू, आधी टा हलंत है, ठीक। इनको हम इस तरीके से भी लिखते, देखिए कैसे, जैसे मिट्टी हमने ऐसे लिखा है। अब मिट्टी अगर हमें लिखना पड़े तो हम जो पूरी टा है उसके नीचे आधी, जो हमारी आधी अधूरी टा थी जिसके नीचे हलंत लगा था, उसके नीचे हमने पूरी टा लिख दी है, वो भी शिरोरेखा के नहीं ली है, शिरोरेखा के बिना शिरोरेखा हटा दी है, उसके नीचे वो वर्ण लिख दिया है। दिनांक ऐसे लिखते हैं, दिनांक पंचम वर्ण के नीचे आ गया है आपका का, जिस पर शिरोरेखा नहीं है। अगला देखिए पंख, ऐसे लिखते थे पंख, लेकिन यहाँ पर पंख जब लिख रहे हैं तो देखिए खा हमारा पूरा है, दा आधा है, दा के नीचे तीन खा क्या है, शिरोरेखा नहीं है। इस तरीके से भी हम वर्ण लिख सकते हैं, इनको हम बिना पाई वाले शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्या है, का और फा का रूप। का और फा हिंदी वर्णमाला में दो ऐसे अक्षर हैं जिनमें पाई नहीं है, खड़ी पाई नहीं होती। ये सिर्फ दो ही अक्षर ऐसे हैं, का और फा। और जब इनको हम आधे शब्द में लिखते हैं अन्य व्यंजन के साथ, तो इनकी जो गोल नीचे के आकार की आकृति आती है इस तरीके से, ये हट जाती है और दूसरे व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखते हैं जिनका आधा भाग उसे स्पर्श करता है। जैसे देखिए जब हम इन्हें आधा लिखते हैं तो इसकी आकृति का की इस तरीके से हो जाती है और फा की इस तरीके से। आधे शब्द जब लिखते हैं तो होती है, जैसे कि हमने लिखा मक्खन, तो आधी का हमारी खा को स्पर्श कर रही है। रफ्तार, ये जो फा में लिखा गई है ये देखिए ता का स्पर्श कर रही है। दफ्ती, आधा फा हमारा, ठीक, और ये ता को स्पर्श कर रहा है। क्यारी, क्या का हमारा या को स्पर्श कर रहा है। इस तरीके से अनेक शब्द आप लोग पढ़े हैं, देखे हैं, जानते हैं। कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें शब्दों को ठीक से सुनना अति आवश्यक है और ज्यादा से ज्यादा हम उन्हें लिख कर देखें जिससे हमारी अशुद्धियां कम हो। अगला नियम हमारे पुस्तक में जो दिया है वो क्या है, रा के साथ। रा का अन्य व्यंजनों के साथ मेल होने पर उसका रूप क्या होता है। मान लीजिए जब कोई रा शब्द हमें लिखना और उसके आगे स्वर नहीं है, तब हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जब रा के साथ स्वर नहीं होता तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जिसे हम रेफ रा कहते हैं। रेफ रा, रेफ रा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कर्म, देखिए ऊपर रा उड़ रही है, जिसको हम ऊपर उड़ती हुई रा कहते हैं, उसका नाम रेफ रा है। रेफ रा, रा के तीन रूप हैं, आपके चौथा रूप भी अभी बताएंगे। हालांकि जो हम रूप उसके मात्राओं में उपयोग करते हैं वो सिर्फ तीन ही प्रकार से हैं। देख लेते हैं, कर्म, धर्म, कर्ज। इस तरीके से अनेक उदाहरण आप लोग किताबों में पढ़ते हैं।
ये जो ऊपर रहा है देखिए कर्म, कर्म आ नहीं निकल रहा है, जबकि हम जो संपूर्ण रा होती है उसको बोलते हैं तो रा में आ का स्वर मिश्रित होता है। जब हम रा बोलते हैं तो आ शब्द की ध्वनि हमारे मुख से उत्पन्न होती है, लेकिन जब हम इसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं और नियम के अनुसार जब रा के साथ स्वर नहीं होता तो वह शब्द के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कि आप देखिए धर्म, रा में आ स्वर नहीं है, मा के ऊपर, कर्म, रा के ऊपर आ स्वर नहीं है तो जा के ऊपर, कर्म, कर्म में रा के ऊपर आ नहीं है तो वो मा के ऊपर लगा है। आगे देखते हैं हमारा अगला नियम क्या है। जब रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो यह उसके नीचे लिखा जाता है। रा के 3 रूप बता रहे थे हम आपको। पहला रूप बताया था आपको हमने जो कि शब्द के जिसमें रा में स्वर नहीं होता वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कर्म, धर्म। अगला देख लीजिए, जब रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित यानी जिसमें स्वर ना हो ऐसा कोई व्यंजन आ जाए, का से लेके छा तक सारे अक्षर व्यंजन ही होते हैं, आपको वर्णमाला बता चुके हैं, तो वह उसके नीचे लिखा जाता है और जो रा नीचे लिखा जाता है उसे हम पदेन रा कहते हैं। कुछ इस तरीके से सिंबल होता है, जैसे मान लीजिए लिखा क्रम, देखिए का एक व्यंजन है, ठीक है, और मा व्यंजन है। नियम देखिए, रा से पूर्व कोई स्वर रहे, का, ठीक है, स्वर नहीं है, हालांकि जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो स्वर की ध्वनि निकलती है, लेकिन का स्वरों में नहीं व्यंजन में गिना जाता है, तो स्वर रहित व्यंजन है का, और का के नीचे हलन, सॉरी हमारा जो रा है वो क्रमिक रूप में लगा है, क्रम, क्र, म, रा निकल रहा है ना, रा हमारा पदेन रा के रूप में, ग्रह, ग्रह प्लैनेट वाले ग्रह, ये देखिए क्या है, गा के नीचे हमारा गा जो है वो भी व्यंजन है और रा पदेन रूप में नीचे लिखी गई है। प्रश्न, पा व्यंजन है, रा पदेन रूप में नीचे है। इस तरीके से अनेकों उदाहरण आपने पढ़े हैं, जानते हैं। अगला देखिए, हमने आपको वर्ग बताए थे कल, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क वर्ग, प वर्ग। उसी तरह एक रा जो हमारी हंस पाद चिन्ह की तरह प्रयुक्त होती है उसे हंस पाद रा कहते हैं। कब इसका उपयोग करते हैं? इसका उपयोग हम ट वर्ग के अक्षरों के साथ करते हैं, और ट वर्ग के 2 ही अक्षर जिसमें टा और डा, टा टमाटर वाला टा, डा डलिया वाला डा, इन 2 अक्षरों के साथ हम प्रयुक्त करते हैं रा को जब, तो रा हंस पाद रा की तरह हो जाती है। हंस पाद का चिन्ह इस तरीके से बनता है, और इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब लिखते वक्त हमारे कोई वर्ड या कोई लाइन छूट जाती है, तब हम इस तरीके के सिंबल लगाकर वो लाइन ऊपर या नीचे कहीं लिख देते हैं, वर्ड को लिख लेते हैं। उसी तरीके की रा का आकार बन जाता है जब हम टा और डा के साथ रा का उपयोग करते हैं। जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ये देखिए लिखा भी है ट्रक, इस तरीके से रा लगी हुई है, ट्रक, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ये देखिए रा, ड्रम, हंस पाद चिन्ह की तरह ही दिख रहे हैं, ड्रेस, इस तरीके से अनेक उदाहरण हैं। ये इतने नियम आपकी पुस्तक में दिए थे जो कि आपके लिए आवश्यक थे। चैप्टर आपका खत्म हो गया है, लेकिन चूंकि आप सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ वो ही नहीं बताया जाता जो आपकी पुस्तक में है। आपके उपयोग के लिए एक नियम और है, उसे और देख लें। हम लोग जब सुलेख या इमला जब कोई बोलता है हम लिखते हैं तो हमसे ये गलतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। आइए समझ लेते हैं एक नियम और। जब अंत या मध्य पाई वाले व्यंजन लिखते हैं और उनमें ई की मात्रा के अंदर आएंगे, जिन अक्षरों में खड़ी पाई अंत में हो या मध्य में हो, और हम उन्हें लिखेंगे
और अगर ई आ रहा है, छोटी ई की मात्रा अगर निकल रही है, तो हम वो सारे वर्ण उस मात्रा के अंदर लिखते हैं। देखिए जैसे आत्मिक, ता खड़ी पाई वाला शब्द है, खड़ी पाई आती है ता के अंत में, तो हमारी ई की मात्रा है पहले, फिर ता, और ई की मात्रा के अंदर आ गया है हमारा ता। अगला देख लीजिए, दिग्विजय मान लीजिए लिखना है, तो गा हमारा खड़ी पाई होती है गा में भी, लेकिन हमने आपको नियम बताया कि जब हम ई की मात्रा आएगी और अंतिम या मध्य में पाई होगी, तो हम उन्हें ई की मात्रा के अंदर लिखेंगे। तो देखिए छोटी की मात्रा है, उसके बाद ग वर्ण है और ई की मात्रा के अंदर लिख दिया गया है इस तरीके से। कुछ मध्य पाई वाले अक्षर कौन से थे? सिर्फ दो अक्षर है मध्य पाई के, का और फा। जैसे मुक्ति, देखिए यहाँ पर का है मध्य पाई वाला और ई की मात्रा के अंदर आ गया है, देख रहे हैं। उक्ति, ये देखिए का है, आदि है, और मुक्ति के बाद जो उक्ति है वो भी ई की मात्रा के अंदर आ गया है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से अनेकों शब्द आप पुस्तक में पढ़ रहे हैं, जानते हैं, देखते हैं। इसी से जुड़ा एक नियम और है कि जब अंत और मध्य में पाई पाई जाती है, तब तो ई की मात्रा के अंदर आ जाता है, और जब बिना पाई वाले व्यंजन होते हैं उन्हें हम क्या लिखें, कैसे लिखें? उन्हें लिखने के लिए हम वह बाहर लिखे जाते हैं। जैसे देखिए द्वितीय, अब द जो है वो आधा है, लेकिन इसमें जो पाई है वो नहीं होती, खड़ी पाई नहीं होती दा में, दा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी खड़ी पाई नहीं है, तो इसको बाहर लिख दिया है। ये देखिए छोटी की मात्रा ये है द्वितीय में और दा बाहर है। अगला देखिए एग्जाम्पल, चिट्ठियां, छोटी की मात्रा ठा पर है, ता हमारा ठीक वही है कि बीच इसमें भी पाई नहीं है, खड़ी पाई ता ऐसे बनता है, खड़ी पाई नहीं है, बाहर लिखा है, और छोटी की मात्रा टा पे लगी है। छोटी की मात्रा के बाहर है टा और दा। इस तरीके से और भी उदाहरण है जो आप पुस्तक में पढ़ते हैं। इतने नियम आपके पाठ्यक्रम में आवश्यक हैं, इन्हें सीखें और अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप शब्दों को अच्छे से अच्छे ढंग से सुने और उन्हें अपने लिख कर पाठ्य पुस्तक में लिख कर देखने का प्रयास करें, जिससे आपकी अशुद्धियां दूर होंगी। धन्यवाद। आप अपना रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो आपको इनमें से समझ नहीं आया, इस पाठ से संबंधित पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सएप क्लासेस चल रही हैं, आप उस पर अपने सवाल पूछिए। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तुरंत ही उनका समाधान किया जाएगा।